नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल AB उत्तराखंडी क्लासेस के अंतर्गत। देखिए, हिंदी डेली नाइट सीरीज़ के अंतर्गत आज ये भाग दूसरा है। तो इस दूसरे भाग में कल मैंने आपसे कहा था कि कल स्वर संबंधी वीडियो आएगी और आने वाले कल देखिए व्यंजन संबंधी वीडियो आएगी। तो निश्चित ही मैं आशा करूँगा कि यह वीडियो आपको पूर्ण समझ में आए और आपका स्वर संबंधी जितना भी डाउट है वो क्लियर हो और स्वरों के बारे में आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करो और अधिक से अधिक इसके क्वेश्चनों को कभी भी आए तो उन्हें अटेम्प्ट करो। तो मेरी यही आशा है आपसे। देखिए, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप इसे समझ पाओ सही से। देखिए, ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। मुझे इनका ज्ञान है, परंतु मैं आपकी देखो आपको मैंने देखते हुए ये बना रहा हूँ कि आपको भी निश्चित ही इससे लाभ मिले और आपको भी ये पूर्ण रूप से आ जाए करके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर को। तो स्वर देखिए दोस्तों, स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इन्हें क्या कहा था? आपका स्वर कहा था। तो देखिए, स्वर इन्हीं को कहा था। अगर कहीं कुल स्वर आता है तो कुल स्वरों में देखिए यही हैं, कुल स्वरों में यही हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर क्वेश्चन एग्जामिनर देगा कि देखिए कि स्वर कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर कितने होंगे दोस्तों? 11 होंगे। उसके बाद देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर कभी स्वर का क्वेश्चन आता है स्वर संबंधी कि स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो ज़्यादातर लोग 13 में जाते हैं। तो दोस्तों वो 13 देखिए वो वहाँ पर लेखन है, यानी कि लेखन कला के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। तो एग्जामिनर भी दोस्तों इतना तो है नहीं कि वो हमें दोनों यानी कि तीनों परिस्थितियों में डाउट अलग अलग करे, लेखन, उच्चारण और कुल में, परंतु उसका देखिए कंप्लीट देन उसका एक प्रश्न होता है। तो उसके आधार पे अगर आपसे लेखन पूछा जाए तो 10, लेखन पूछा जाए तो 13, और अगर उच्चारण पूछा जाए तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? उच्चारण में 10 होते हैं, और कुल स्वर पूछ दे तो कितने होंगे दोस्तों? कुल स्वरों में आपका 11, यानी कि जो आपके सामने हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर को। देखिए, स्वर यानी कि स्वरों की आप परिभाषा जान लेते हैं दोस्तों। तो परिभाषा के अंतर्गत जो स्वरों की परिभाषा होती है वो देखिए, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई। देखिए, परंपरागत या लेखन बात एक ही है। परंपरागत या लेखन क्या है? आपकी बात एक ही है। देखिए, उसके बाद है लेकिन उच्चारण, उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। उच्चारण जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? आपका सर्वाधिक करते हैं, उन्हें उच्चारण कहा जाता है। तो दोस्तों इस आधार पे उच्चारण, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उच्चारण में 10 ही स्वर हैं। ठीक है, अगला आगे को बढ़ते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, यानी कि स्वतंत्र रूप से हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना हो, मिलने की आवश्यकता ना हो। स्वरों का दूसरा नाम अच है, यानी कि स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? आपका स्वर कहते हैं। लेखन के आधार पर अगर बात करें तो देखो दोस्तों 10 होंगे, कुल स्वरों की संख्या 11। देखिए 11 के अंतर्गत क्या होता है आपका? लेखन में तो सभी हैं। अगर मैं करूँ उच्चारण की यहाँ पर उच्चारण की बात, तो उच्चारण की जस्ट इसके बगल में आने वाला है दोस्तों। तो उच्चारण में यहाँ पर देखिए, उच्चारण की दृष्टि से री, अंक और अह, इनको नहीं गिना जाता है उच्चारण में। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों कि कुल स्वरों में, कुल स्वरों के अंतर्गत री को जोड़ते हैं, परंतु देखिए दोस्तों अंक और अह को नहीं जोड़ते। जो ऊपर आया था आपका अंक और अह को, उसमें नहीं लिखोगे। तो यहाँ पर आप कंप्लीट हुए। तो आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर, देखिए आप क्या बात करेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर। देखिए उच्चारण के आधार पर अ, आ, छोटी ई, ठीक है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या हुए आपके? यानी कि 10 हुए उच्चारण के आधार पे। ब्लॉक क्या है? यानी कि छोटा क्या है दोस्तों? री और अंक और अह। तो ये उच्चारण में री और अंक अह को, यानी कि इनका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, तो इसीलिए इनको यहाँ पर उच्चारण में नहीं गिना जाता।
आगे बढ़ते हैं। देखिए लेखन के आधार पर, लेखन देखिए लेखन कला यानी कि लेखन चलेगा तो जाहिर सी बात है कि सभी को गिना जाएगा। तो लेखन में देखिए जितने स्वर होते हैं आपके, यानी कि देखिए ओ आ, ओ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई, ओ आओ और अंक हो। ठीक है, तो इन सभी को क्या कहते हैं आपका लेखन में गिन लेते हैं। तो आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर के भेद, देखिए किसी भी वर्ण, शब्द, पद, पदबंध किसी के भी क्या होंगे आपके भेद होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बहुत एक यूनिक जैसा है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए बहुत कम लोगों को पता रहता है कि स्वर के भी भेद हैं। ठीक है, स्वर के निश्चित हम देखिए मूल स्वर पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं आपका मूल स्वरों के बारे में पढ़ते हैं और एग्जामिनर भी हमसे मूल स्वरों के बारे में ही प्रश्न करता है। तो दोस्तों अगर अंदर जाके हम देखें तो स्वर कितने होते हैं आपके, स्वर के दो भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है आपका संयुक्त स्वर। ठीक है, तो मूल स्वरों में क्या हो जाएगा आपका आ, ओ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और औ, ये क्या होता है आपके मूल स्वर होते हैं। और अगर संयुक्त स्वर करें, देखिए संयुक्त का अर्थ होता है दो शब्दों से या फिर दो वस्तुओं से मिला हुआ शब्द। तो संयुक्त में क्या हो जाएगा दोस्तों, आई किससे मिला होता है, ओ प्लस ए से मिला होता है। औ किससे होता है, ओ प्लस औ से। तो ये क्या हुआ आपका, यानी कि स्वर के भेद। स्वर के यहाँ पर देखिए इसको हम बहुत कम पढ़ते हैं, मैंने आपको निश्चित पहले ही बता दिया कि इस चीज़ को हम बहुत कम पढ़ते हैं। ये वाले टॉपिक को हमने बहुत कम पढ़ना है क्योंकि एग्जामिनर इसे नहीं पूछता। ये एक अपने ओवर नॉलेज के लिए, कि एक्स्ट्रा जो नॉलेज रहती है उसके लिए। देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। कभी अगर एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे भी तो वो शायद यही पूछेगा कि इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है। देखिए आई और आओ क्या होता है आपका संयुक्त स्वर होते हैं, आप इसको याद रखिए। ज़्यादातर आप इसको याद मत रखिए क्योंकि यहाँ पर अगर याद आप रखेंगे तो शायद ही कन्फ्यूज होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल स्वर यानी कि जिसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है बचपन से ही, एनसीईआरटी के आधार पर जिसको हमें बताया जाता है। तो मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, मूल स्वरों की संख्या हुई 3। तो इसीलिए स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं। तो इन्हीं को ही मानते हैं। तो दोस्तों पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा आपका प्लूत। देखिए इन तीनों का एक अपना अर्थ भी है। ह्रस्व यानी कि जो बहुत कम समय लेगा, दीर्घ जो बहुत यानी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लेगा, प्लूत जो बहुत ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इनकी व्याख्या की ओर को। देखिए पहला आएगा आपका ह्रस्व के बारे में। तो ह्रस्व क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, औ, फिर उसके बाद छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनको सही से याद रखना दोस्तों। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसे एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 4 इनकी संख्या होगी। ठीक है, तो इन्हें ही क्या कहता है आपका मूल स्वर कहा जाता है। ये जो लिखा है देखिए, इन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है। कभी आपसे ह्रस्व स्वर पूछ देता कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, कभी क्या पूछता है, ज़्यादातर क्या पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वर कितने हैं दोस्तों, 4 ही मूल स्वर हैं जो आपके सामने हैं, और छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो बढ़ते हैं आगे की ओर को। देखिए अब पढ़ेंगे दीर्घ के बारे में, यानी कि दीर्घ क्या है। ठीक है, तो ठीक ह्रस्व से एक मात्रा अधिक का समय जहाँ पर लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। तो व्याख्या पढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है यानी कि द्विमात्रिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में अगर बात करें तो स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, शब्दों में अगर बात करें स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिक कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि द्विमात्रिक बात करें 2 मात्रा का, जैसे मैंने क्या कर दी बात आ, तो ये क्या है, एक दीर्घ स्वर है, बड़ी ई। ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे देखिए दोस्तों क्या है कि दीर्घ स्वर 7 होते हैं।
दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा होता है, दीर्घ में से बड़ा हुआ, तो उनकी संख्या कितनी? 7। तो 7 कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई, ओ औ। ये क्या होते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर होते हैं। एक मात्रा से अधिक समय लगना, यानी कि इसकी जो व्याख्या बतलाती है वो इन्हीं कारणों से बताती है कि अ प्लस अ मिलके क्या होता है? आपका आ बन जाता है। फिर उसके बाद छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बन जाती है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाता है। अ प्लस ई बराबर ए बन जाता है। फिर अ प्लस ए बराबर आई बन जाता है। अ प्लस ऊ बराबर ओ बन जाता है। और अ प्लस औ बराबर ओ बराबर औ बन जाता है। तो ये परिस्थितियों के आधार पर यानी कि ये शब्द बन जाते हैं, तभी जाके इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्लूत की तरफ को, यानी कि तीसरा। देखिए स्वरों का अंतिम यानी कि तीसरा जो भेद है वो कौन सा है? प्लूत स्वर। ठीक है। तो दोस्तों प्लूत स्वर, प्लूत का शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगना, दीर्घ से भी अत्यधिक समय लगना। बात करें त्रिमात्रिक यानी कि 3 मात्रिक के होते हैं, त्रिमात्रिक समय लगना। ठीक है। जिन शब्दों को हम खींच के बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी ध्वनि क्या होती है? टकरा टकरा के आ सकती है, उन्हें ही क्या कहते हैं? आपका प्लूत स्वर कहते हैं। चलते हैं व्याख्या की ओर को। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? आपका प्लूत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। देखिए दूर से बुलाने में, क्योंकि आवाज़ हम पे क्या आती है? आपका गूंज के आती है। ठीक है, गूंज के आती है, यानी कि आ या फिर ई करके। ठीक है। या फिर देखिए नाटकों या पिक्चरों के अंतर्गत देखिए कभी अगर किसी शब्द को लंबा करके बोला जाता है, ठीक है, तो वहाँ भी देखिए ज़्यादातर इनका प्रयोग नाटकों या फिर पिक्चरों में ही होता है दोस्तों। ठीक है। तो उन्हीं को ही क्या कहते हैं? आपका प्लूत कहते हैं। इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। सरल शब्दों में जिन स्वर में उच्चारण तिगुना लगे, मैंने आपको बताया अभी कि इन्हें क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक कहते हैं। ठीक है, उसे प्लूत कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है आपका? यानी कि ये देखिए आ मात्रा का चिन्ह है जो आपको विशेषतर छंद में भी बताया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये आ वाला चिन्ह यानी कि आ की मात्रा वाला चिन्ह होता है। अगला है प्रयोग अक्सर पुकारने में किया जाता है, जैसे सुनो। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा आपका? सुनो। तो दोस्तों सुनो हुआ, तो सुनो के अंतर्गत देखिए मैं क्या हुआ आपका? सुनो, ओ की ध्वनि क्या हुई? बार बार आई। जैसे फिर उसके बाद बात करें तो राम, राम। ठीक है, तो राम में भी क्या हो रहा है? मैं उसको राम को रा वाले शब्द को ज़्यादा खींच के बोल रहा हूँ, तो इसीलिए क्या हुआ? प्लूत हुआ। ज़्यादातर विशेषतर इसका देखिए ओम के पीछे ज़्यादा पड़ता है एग्जामिनर। ठीक है, ओम को बहुत पूछता है, ओम शब्द क्या है? ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? प्लूत स्वर या आपका दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर। तो ओम क्या है आपका? ओम हम खींच के बोलते हैं, तो ओम शब्द प्लूत स्वर है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में साधारणतः प्लूत का प्रयोग नहीं होता है। देखिए तभी जाके हमें प्लूत के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। ठीक है, यानी कि जो बाद में तैयारी करता है उसी को प्लूत स्वरों के बारे में पता चलता है, वरना बालपन में यानी कि जब हम हिंदी सीखते हैं देखिए 9th-10th तक का, तो वहाँ पर प्लूत स्वरों का देखिए उल्लेख होता है, परंतु कम कम बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लूत का अर्थ क्या हुआ आपका? जिनमें क्या होता है आपका? प्लूत का प्रयोग नहीं होता है हिंदी में साधारणतः। अगला बात करें वैदिक भाषा के आधार पर, देखिए वैदिक भाषा के आधार पर क्या था? प्लूतों का, वैदिक भाषा में दोस्तों प्लूतों का प्रयोग किया जाता था, अधिक हुआ है। इसे ही क्या कहते हैं? आपका त्रिमात्रिक कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे? आपका त्रिमात्रिक कहेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लूत स्वरों को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर को। तो दोस्तों आगे बात करते हैं यानी कि स्वरों के बारे में। तो स्वरों के बारे में इससे जो अलग प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं, यानी कि देखिए क्या है कि जीभ में प्रयोग के आधार पर स्वर। देखिए जीभ में यानी कि बोले जाने वाले स्वर, तो जीभ में प्रयोग के आधार पर 3 स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र को आगे वाला भाग कहा जाता है, मध्य को बीच वाला भाग कहा जाता है और पश्च को पीछे वाला भाग कहा जाता है। तो इसी क्रम में अग्र स्वरों की संख्या 4 है, छोटी ई, बड़ी ई और ए और आई। मध्य स्वर की बात करें दोस्तों, तो मध्य स्वर क्या होता है? आपके ओ होता है मध्य स्वर। और अगर पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ओ आओ और अंक यानी कि जो चंद्र बिंदु वाला शब्द होता है आ के ऊपर से चंदा, ये आपका क्या है दोस्तों स्पष्ट स्वर होते हैं। और देखिए इसका अंतिम एक प्रश्न आता है कि सभी स्वर होते हैं। देखिए सभी स्वर क्या होते हैं, अघोष होते हैं घोषत्व के आधार पर, यानी कि घोषत्व का अर्थ होता है कंपन। देखिए किसी भी स्वर में सघोष की कंपन नहीं होती है, सभी में अघोष की कंपन होती है। ये बहुत ही आसान तरीका है इसे याद रखने का। तो दोस्तों आपको वीडियो निश्चित ही पसंद आई होगी और आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, यानी कि कल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।